हाँ जी। तो मैंने आप लोगों को बोला था हाँ जी। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग पहले जर्नल बनाते हैं हर महीने, फिर लेजर पोस्टिंग करते हैं हर महीने, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हर महीने। यानी कि ये तीनों काम मंथली बेसिस पर होते हैं। ठीक है। पूरे साल हर महीने ये काम होता है, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस। और उसके बाद जब पूरे 12 महीने पूरे हो जाते हैं, यानी कि एक साल पूरा हो जाता है, तो फिर हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। एक तरह से टू सेटल टैक्स, यानी कि जितना हमारा गवर्नमेंट की तरफ टैक्स बनता है उसको सेटल करने के लिए हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। यानी कि हम लोग उसको गवर्नमेंट के साथ सेटलिंग करते हैं बेसिकली। ठीक है। तो अ, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फाइनल अकाउंट्स का मतलब होता है कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहे हैं। यानी कि हम ये तीनों चीजें बनाते हैं टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट, यानी कि यहां पे हमारा निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पे हमारा निकलता है नेट प्रॉफिट, और बैलेंस शीट बेसिकली हमारी मैच होती है। इट मस्ट, सर ये ऑलवेज डेबिट साइड पे ही होता है। क्या चीज? सर ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। बेसिकली डेबिट साइड पर बैलेंस आने का मतलब क्या होता है पता है? डेबिट साइड पर बैलेंस आने का मतलब क्या होता है? हाँ सर, हमारे को प्रॉफिट हुआ उतना। देखो मैं बताता हूँ, सुनो पहले। अगर हमारा डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब है हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है। हम हमेशा बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करते हैं, तो हमारा बैलेंस छोटी साइड पर लिखा जाता है। आप लोगों को मैंने लेजर बैलेंस करने सिखाया है ना भाई। अगर इस लेजर के अंदर यस यहाँ सर। पर है 5,000, यहाँ पे है 7,000, यहाँ पे है 3,000, और यहाँ पर है 10,000, और यहाँ पे है 20,000, और यहाँ पे है 11,000, तो अब आप इसको बैलेंस कैसे करोगे ये बताओ, कैसे करोगे? बोलो। हाँ जी कौरिश, इसको बैलेंस कैसे करेंगे इसको? सर सबसे पहले तो बड़ी साइड का टोटल लिखेंगे दोनों उसमें। यानी कि हमारी बड़ी साइड कौन सी है यहाँ पे? सर क्रेडिट। 10 और 20, 30 और 10, 40, 41,000 का टोटल आ गया। यही टोटल दूसरी तरफ लिख लिया। अब सर अब छोटी वाली साइड पे लिखेंगे सर बाय बैलेंस।
नहीं सर, टू बैलेंस सीडी और बैलेंस सारा निकालो। अमाउंट माइनस करके लिखेंगे। 7 और 3 10 और 5 15,000 है। कितना आएगा 26 है? 26 तेज बोलो, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। सर 26,000। मेरे लैपटॉप की आवाज भी स्लो है क्या? सर मेरे को लग रहा है मेरे वाले की है। ये मेरी भी स्लो थी। चलो कोई नहीं। ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब है हमने बड़े में से छोटी साइड को माइनस किया, यही मतलब है ना? बड़े में से छोटी साइड को माइनस किया। अब अगर मेरा ये ट्रेडिंग अकाउंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड जो है वो छोटी है। क्रेडिट साइड बड़ी है, मतलब ये वाली साइड बड़ी है और ये वाली साइड छोटी है। तो इसका मतलब ये होता है, क्रेडिट साइड का मतलब है यहां पे इनकम साइड, और डेबिट साइड का मतलब है एक्सपेंसेस साइड। यानी कि मैं अपने इनकम में से अपने खर्चे माइनस करूंगा, अपनी इनकम में से अपने खर्चे माइनस करूंगा। और हमेशा एक बिजनेस की इनकम ज्यादा होती है, इनकम ज्यादा होती है और एक्सपेंसेस कम होते हैं। ऐसा ऐसा 90% तो होता है, इनफैक्ट 95% तो होता ही है ऐसा, कि हमारी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है। क्योंकि अगर मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा है और मेरी इनकम कम है तो मैं लॉस में जाऊंगा। और कोई भी ना ज्यादा दिनों तक लॉस में काम नहीं करता। अगर वो लॉस हो रहा है उसको, तो वो अपना बिजनेस बंद कर देता है। तो बेसिकली आप ये मान के चलो कि हमें जितने भी क्वेश्चन बुक्स में मिलेंगे उसमें 10 में से 9 क्वेश्चन जो है वो प्रॉफिट वाले मिलेंगे, और जो बाकी का एक है वो लॉस वाला मे और मे नॉट। मतलब हो सकता है कि वो एक भी प्रॉफिट वाला ही मिले, अदरवाइज लॉस वाला भी मिल सकता है। बट बुक में 10 में से 10 क्वेश्चन प्रॉफिट वाले ही हैं ज्यादातर। रेयर केस में मतलब हो सकता है कोई एक क्वेश्चन मिल जाए आपको लॉस वाला। बात समझ में आई? Yes, sir. बेसिकली मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि मैंने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए बनाने हैं। ठीक है। अब इनमें से सर ट्रेडिंग ग्रॉस प्रॉफिट के लिए और प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट के लिए। हाँ जी, एग्जैक्टली। ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता है वो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है वो नेट प्रॉफिट के लिए। बेसिकली सबसे पहले ना मैं आप लोगों से ट्रेडिंग अकाउंट की ही बात करता हूं। बेसिकली जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, उस ट्रेडिंग अकाउंट को समझने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। बचपन में सीखा था हमने।
प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने बचपन में सीखा था जब हमने कमर्शियल मैथमेटिक्स सीखी थी। ध्यान है किसी को? एनीबॉडी? ये ध्यान है किसी को? सर प्रॉफ Sir, SP mine. Yes, sir. यस सर। कुछ ध्यान आया? एसपी बोले तो सर सेल प्राइस। Selling price. सेलिंग प्राइस, और सीपी कॉस्ट प्राइस। Cost यही price. होता था ना। हम लोग ने कहीं कभी बचपन में मैथमेटिक्स के अंदर ऐसे भी तो क्वेश्चंस करे हैं। बचपन से मेरा मतलब जब आप कोई 7th 8th के टाइम पर बात कर रहा हूँ, आपने इस तरह के क्वेश्चन मैथमेटिक्स में तो करे हैं ना, एसपी माइनस सीपी। और Yes, sir. अगर सीपी माइनस एसपी होगा तो लॉस होगा। मतलब अगर सेलिंग प्राइस बढ़ी है तो प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस बढ़ी है तो लॉस है। ऐसे क्वेश्चंस करे हैं ना बहुत सारे मैथमेटिक्स के अंदर। Yes, sir. हम कभी कभी निकाला करते थे प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। ऐसे क्वेश्चन हमने मैथमेटिक्स में बहुत बार करे हैं। नहीं करे तो कोई बात नहीं, कॉमन सेंस तो है ही सब में। तो कॉमन सेंस तो कहती है ना कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब अगर मैं कहता हूं कि मैंने एक चीज बाय करी 1,000 रुपए की, सेल करी 1,200 रुपए की, तो मुझे क्या हुआ? 200 का profit. 200 का प्रॉफिट हुआ। ये तो हर कोई बता सकता है ना कि 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं एक चीज 1,000 रुपए की खरीद के 1,200 की बेच दूंगा तो मैं 200 रुपए कमाऊंगा। ये तो मानते हो? Yes, sir. ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा बदल रहा हूं। इस प्रॉफिट की जगह मैं उसको बोल देता हूं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। प्रॉफिट का नाम बदल के मैंने क्या रख दिया? ग्रॉस प्रॉफिट। और Gross profit. सेलिंग प्राइस की जगह मैं उसको बोलता हूं, मतलब अब मैं थोड़ा ना अकाउंट्स की टर्म्स में बात कर रहा हूं। अकाउंट्स के अंदर जो टर्म्स यूज होती हैं उनकी टर्म्स में मैं फॉर्मूला बना रहा हूं। तो सेलिंग प्राइस को मैं यहां पे इंडिकेट किससे कर रहा हूं? नेट सेल्स। नेट सेल्स। ठीक है। कॉस्ट प्राइस के लिए मैं वर्ड यूज करूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ जी, कोई बताएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका क्या मतलब हुआ? सर की जो गुड्स हमने बेचे उनका मतलब प्राइस क्या था, या उनको बनाने में क्या प्राइस लगा था। अब मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डिटेल में लिखा है यहाँ पे। कुछ समझ में आया?
हाँ जी, एनीबॉडी, मेरी कुछ बात समझ में आई? सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं इसमें? बताता हूँ। मैं मान के चल रहा हूं कि ये मेरा करंट ईयर है, ठीक है। इस पॉइंट पर जो मेरे पास स्टॉक रहेगा उसको मैं कहूंगा ओपनिंग स्टॉक, और इस पॉइंट पर जो मेरे पास स्टॉक रहेगा उसको मैं कहूंगा क्लोजिंग स्टॉक। क्या कोई समझा सकता है ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या हुआ? ट्राई करेगा कोई? सर प्रीवियस बोलो बोलो, मुझे आवाज नहीं आई। सो मतलब जो भी करंट ईयर पे स्टार्टिंग में जो भी हमारे पास स्टॉक था उससे ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। एनीबॉडी एल्स? ठीक का है, मतलब गलत नहीं बोलूंगा। यही सर, यही मतलब होगा इसका। अगर मैं होता तो मैं ये कहता कि बिजनेस जो है वो ऑन गोइंग प्रोसेस है, या जिसको हम लोग बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इसका मतलब है बिजनेस चलता रहता है, एक साल खत्म होता है, दूसरा शुरू, दूसरा खत्म, तीसरा शुरू, तीसरा खत्म, चौथा शुरू। तो जब मैं करंट ईयर में बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है इससे पहले वाला भी तो मेरा कोई साल खत्म हुआ होगा। तो उस साल के खत्म होने पर मेरे पास जितना स्टॉक बच गया जो मैंने नहीं बेचा, वो मैं अगले साल कैरी करूंगा ना, उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। यानी कि इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक जो अगले साल कैरी हो जाएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक क्या है? सर करंट ईयर के गुड्स जो सोल्ड नहीं हुए वो नेक्स्ट ईयर होंगे। यानी कि करंट ईयर का वो स्टॉक जो नहीं बिका, राइट? यस सर। अच्छा, क्या मैंने इस पूरे साल में कोई माल खरीदा होगा? यस यस सर। सर। 365 डेज मेरे पास होते हैं एक साल में, तो इन साल में मैंने कुछ माल खरीदा होगा। यस सर। उसको मैं अपनी बुक्स में परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करता हूं ना, गुड्स परचेज किए। यस सर। अगर अगर मेरी फैक्ट्री है किसी चीज को बनाने की, अगर मेरी फैक्ट्री है मतलब मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, तो मैं क्या परचेज करूंगा? क्या परचेज करूंगा? रॉ मटेरियल। और फिर उस रॉ मटेरियल का क्या करूंगा? सर उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि मैं उसके ऊपर कुछ काम करवा के मतलब और वो उसके लिए हमारे को मशीनरी बाय करनी पड़ेगी। वो तो सब मेरी फैक्ट्री है, तो मान के चलो कि मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ मतलब कि वही सर की मशीनरी के थ्रू हम उस पे फिक्स्ड गुड मतलब फिनिश्ड गुड बना देंगे रॉ मटेरियल को। हाँ, मतलब कहने का मतलब है मैं उसको
उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूंगा जो प्रोडक्ट मुझे मार्केट में बेचना है या जिस प्रोडक्ट को मैं बनाता हूं। यही मतलब हो ना। यस सर। तो वो जो प्रोडक्ट मैंने बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने में मेरा क्या खर्चा आया रॉ मटेरियल के अलावा? हाँ जी। लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्टेशन को, स्टोरेज। ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज। ठीक है। ये जो भी आप मेरे सामने नाम ले रहे हो ना, सैलरी, दीज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी आप में से मेरे से किसी ने पूछा था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो गुड्स को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, या मैं कहूं कि वो उन गुड्स को बनाकर फिनिश्ड गुड्स तक कन्वर्ट करने में जो भी खर्चा होता है ना, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। वो उस गुड्स की कॉस्ट के अंदर ऐड कर दिए जाते हैं। क्या समझे? अगर मैंने एक पेन की बात करता हूं, ये मेरा एक पेन है। गौरीश, कोई से पेन का नाम बताओ जो आप यूज करते हो, मेरे को एकदम से याद नहीं आ रहे। ट्राइमैक्स। ट्राइमैक्स। और एक मैं यूज करता हूं, इजी क्लिक। ठीक है। ये 5 रुपए का आता है और ये 50 रुपए का आता है। ठीक है। ठीक है। पेन तो पेन है, फिर ऐसा क्यों? सब ऐसा क्वालिटी में डिफरेंस है। कितना हो जाएगा गौरीश? 5 रुपए से 50 रुपए, इतना डिफरेंस कैसे आ जाएगा? कोई भी क्वालिटी आप कितनी भी बढ़िया ले लो, उसके उसके रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है ना, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, इतनी बैठेगी। 2 रुपए का रॉ मटेरियल या 6 रुपए का रॉ मटेरियल, वो उससे 3 गुना हो गया, मतलब सब 3। ब्रांड नेम का भी कुछ। राइट। ब्रांड नेम का भी फर्क होता है, पर ब्रांड नेम से सर क्या फर्क? उसको सर उनकी वो बनी हुई है ना गुडविल, तो लोग उसके ऊपर ज्यादा जाते हैं, तो वो फिर अपने प्रॉफिट वगैरह रखने के लिए प्राइस बढ़ा देते हैं। तो उनकी गुडविल क्यों बनी हुई है? सर क्योंकि वो मतलब काफी टाइम से अच्छे पेन्स बना रहे हैं। और ये हमें कैसे पता कि वो अच्छे पेन बना रहे हैं काफी टाइम से? क्योंकि तो लोग उनको बाय कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज ना एड्स के ऊपर पैसा खर्चती है बहुत ज्यादा। इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं सीखते हैं हाउ टू क्रिएट डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट इन द मार्केट। जब हम किसी प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करते हैं, तो उसकी डिमांड क्रिएट करने के लिए हम पानी की तरह पैसा बहा जाते हैं उसकी एड के ऊपर। हम अमिताभ बच्चन को हायर करते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट की एड करो। अमिताभ बच्चन अगर ऐड करेगा तो क्या होगा? क्या होगा? सर लोगों को लगेगा कि वो भी यही पेन यूज करता है, तो हम भी करेंगे। मैं अभी लोगों के एंगल से नहीं कह रहा गौरीश। अमिताभ बच्चन अगर ऐड करेगा तो वो एक ऐड के 2 करोड़ रुपए लेगा। एक ऐड के ये दो सर करोड़ वो रुपए। अब वो कंपनी 2 करोड़ रुपए तो दे देगी, तो वो 2 करोड़ रुपए अपनी जेब से, मतलब अपनी जेब में वापस कैसे लाएगी? अगर इजी क्लिक वाले अपने 20,000 पेन बेचेंगे 5 रुपए के हिसाब से, तो ये कितने हो गए?
1 लाख रुपए का रेवेन्यू आ गया इनके पास, ठीक है। और अगर ट्राइमेक्स वाले 20,000 पेन बेचेंगे 50 रुपए वाले, तो इनके पास 10 लाख। 10 लाख नहीं, ज्यादा ही होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, 10 लाख। 10 लाख का इनके पास आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि इन लोगों ने इसकी कॉस्टिंग, मतलब इसकी प्राइस 50 रुपए इसलिए रखी क्योंकि इनकी सोच ये है कि हमारे को ना बहुत सारी चीजों पे पैसा खर्चना है, तो वो सारी चीजें हमारी गुड्स की कॉस्ट को बढ़ाती हैं। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं इस पूरी डिस्कशन के अंदर, कुछ चीजें हमारी गुड्स की कॉस्ट को डायरेक्टली बढ़ाती हैं और कुछ चीजें इनडायरेक्टली बढ़ाती हैं। अब ये जो मैंने एडवर्टीजमेंट का नाम लिया, ये हमारे गुड्स की कॉस्ट को इनडायरेक्टली बढ़ा रही है। इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली गुड्स के ऊपर पैसा नहीं खर्च हो रहा, इनडायरेक्टली उसकी एड पे पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन वो निकालना तो प्रोडक्ट से ही है ना। आप समझ रहे हो मेरी सर बात? हाँ जी बोलो। सर फिर सैलरी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा ना? बिल्कुल। देखो इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है। आपने बात की सैलरी की, मैं पूछता हूं सैलरी किसकी? फैक्ट्री के फैक्ट्री स्टाफ वर्क। या फिर ऑफिस के स्टाफ की? आप किसकी सैलरी की बात कर रहे हो? अगर आप फैक्ट्री के स्टाफ की सैलरी की बात कर रहे हो ना, तो इट विल बी योर डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। इसका मतलब है गुड्स की कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट इंक्लूड होगी ये सैलरी, कि भाई इतनी सैलरी गई है उन लोगों को जो फैक्ट्री में काम करते हैं। सर ठीक, ये बताइए। वेजिस के नाम से होगा ना? नहीं, देखो सैलरी भी एक वर्ड है, वेजेस भी एक वर्ड है। वेजेस जो है वो जनरली मजदूरों को दिए जाते हैं, और सैलरी जो होती है वो एजुकेटेड स्टाफ को दी जाती है। एजुकेटेड स्टाफ, मजदूर लोग जो होते हैं वो डेली बेसिस पर काम करते हैं। डेली बेसिस पर काम करते हैं मतलब रोज काम करेंगे, रोज का पैसा मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं दिहाड़ी। मेरी हिंदी की राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, पता नहीं मैं सही भी लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ गड़बड़ है। जो भी है आप बात समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दिहाड़ी पे काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनको दी जाती है वेजेस, और सैलरी दी जाती है स्किल्ड लेबर्स को। स्किल्ड एंड एजुकेटेड लेबर्स को सैलरी मिलती है, यानी कि जिनको हम मंथली बेसिस पर एक बार ही देते हैं कि भाई ये लो जाओ इस महीने की सैलरी। कभी भी काम करने वाले को रोज की ऐसे नहीं मिलती कि ये लो आज के हो गए 500 रुपए, कल के हो गए 800 रुपए। वो अगर ऐसे मिलेगा तो इट इज वेजेस, जो मजदूरों को मिलती है। समझ रहे हो बात? जिनकी परमानेंट नहीं होती है, आज काम कराएंगे तो आज के पैसे देंगे, कल कराएंगे तो कल के देंगे, मैंने सैलरी नहीं देनी उनको। सैलरी का तो मतलब है मैं परमानेंटली एक एक स्टाफ रख रहा हूं। समझ रहे हो बात? देखो दोनों के दोनों मेरे एक्सपेंस है, दोनों ही एक्सपेंसेस में आते हैं। सैलरी भी एक्सपेंस है और वेजेस भी एक्सपेंस है। बस फर्क इतना है कि सैलरी ऑफिस वालों की भी हो सकती है, फैक्ट्री वालों की भी हो सकती है, लेकिन वेजेस कभी ऑफिस में नहीं पे होते। वेजेस के तो नाम से ही पता लग रहा है कि वो फैक्ट्री की बात हो रही है, क्योंकि वेजेस मजदूरों को दी जाती है और मजदूर फैक्ट्री में पाए जाते हैं, ऑफिस में मजदूर नहीं होते। समझ रहे हो बात आप मेरी?
तो Yes, sir. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, ट्रेडिंग में, और हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। हमारे को अपने सारे एक्सपेंसेस काटने तो हैं, अपने प्रॉफिट में से काटने तो हैं। कुछ को मैं ट्रेडिंग में काटूंगा, कुछ को मैं पीएनएल में काटूंगा मैं सारे एक्सपेंसेस, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ टैक्स की सेटलमेंट से पहले मुझे अपने सारे खर्चे काटने होते हैं ताकि मेरा टैक्स कम से कम बने। समझ गए? मैं जितने खर्चे दिखाऊंगा उतना मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जितना मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा उतना मेरा टैक्स भी कम बनेगा। समझ गए? यस सर। तो बेसिकली गवर्नमेंट के साथ सेटलमेंट के लिए हमें ये सब चीजें सोचनी पड़ती हैं। और जैसे कि मैं ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तो जैसे मैं वेजेस यहां लिखूंगा और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो यहां लिखूंगा, लेकिन मैं सैलरीज यहां लिखूंगा, मतलब ये ऑफिस वालों की सैलरीज है। अगर फैक्ट्री सैलरीज होंगी तो मैं यहां लिखूंगा। मतलब ये जो मेरी डेबिट साइड है ये मेरी सारी एक्सपेंसेस साइड है, और मेरी जो क्रेडिट साइड है ये मेरी इनकम साइड है। जैसे आपने सीखा था ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, बिल्कुल वैसा ही है। डेबिट साइड पे सारे खर्चे, क्रेडिट साइड पे सारी इनकम। ठीक है? कुछ कुछ समझ में आया? मैं इस टॉपिक में कोई जल्दबाजी नहीं मचा रहा, क्योंकि ये सबसे मेन टॉपिक है, ध्यान रखना। मेन टॉपिक है ये आपका पूरी 12th में काम आएगा, बीकॉम में काम आएगा, सीए में काम आएगा, सीए सीएस जो भी आप करना चाहोगे। मतलब ये तो एक ऐसी चीज है कि फाइनल अकाउंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एवरी क्लास, मतलब इससे पीछा नहीं छूट सकता आपका। तो ये 12th का पूरा बेस यही है, मतलब 12th में हमें यही सब कुछ दोबारा दोबारा नए अंदाज में सीखना है। आज हम बात कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटर की। 12th में हमें सीखनी है पार्टनरशिप और कंपनीज। और जब हम ये सीखेंगे पार्टनरशिप एंड कंपनीज, तो हमें पार्टनरशिप और कंपनीज के फाइनल अकाउंट्स के साथ ही डील करना है। मतलब आप ये मान के चलो कि पूरे साल हमारे को फाइनल अकाउंट्स ही घूमता रहेगा। तो ये जो टॉपिक मैं आपको सिखा रहा हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब इसमें 11th में जितनी मेहनत कर लोगे 12th में उतनी दिक्कत कम आएगी, वरना 12th में रो पड़ोगे आप, ये ध्यान रखना। और मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी रोने नहीं देता, क्योंकि मैं आपको इस टॉपिक को पक्का कराए बिना आगे बढ़ने नहीं दूंगा, ये ध्यान रखना। ठीक है? बात समझ में आई? यस। अब मैंने एक्चुअली में फिर से आज कुछ डिफरेंट तरीके से इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, लेकिन अभी तक क्वेश्चन हमारा स्टार्ट नहीं हो पाया। अब क्वेश्चन करने के लिए मुझे पूरा 1 घंटा चाहिए, तो वो मैं अभी कराऊं या कल क्लास रखूं डे टाइम में? क्योंकि यहाँ तो टाइम, कल रख लो, अभी सर अभी क्लास तो है। मेरी क्लास है 9 बजे। 9 बजे? कितने मॉर्निंग में? 9 बजे? सर अभी मेरी क्लास है। अच्छा, तो कल हम आफ्टरनून में ले लें। टाइमिंग 4 बजे का सबको सूट करता है? यस यस सर। कल टीटीएस वाला डे है, ट्यूसडे।
तो कल 4 बजे मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। तो ठीक है, चलो मैं इस टॉपिक की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ ग्रुप पे, और कल 4 बजे हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है। तब तक अगर किसी ने मेरे से असाइनमेंट नहीं लिया हुआ तो वो मेरे से असाइनमेंट ले लो, क्योंकि अब आगे सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन करने हैं पहले, बुक के बाद में पहले असाइनमेंट के। ठीक है, तो कल 4 बजे मिलते हैं।